प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर MSc प्रवेश सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। तो आज अपन भौगोलिक चिंतन के अंदर हेरोडोटस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। तो हेरोडोटस का जो जन्म है वो 485 ईसा पूर्व से में आयोनिया पश्चिमी तुर्की प्रदेश के हेलिकार्नेस नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हेलिकार्नेसस नगर में हुआ था। यह नगर अपने समय का प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र था। उस समय शैक्षणिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। हेरोडोटस एक अच्छे लेखक और क्रांतिकारी विचार के नाम से जाने जाते थे। अच्छे लेखक क्रांतिकारी विचार के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपने लेखन कार्य एथेंस नगर में पूरा किया। तो ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद में इसकी जो यात्राएं रही हैं, प्रारंभ में से ही भ्रमण में विशेष रुचि रही थी इसकी। 20 वर्षों तक विश्व के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किया। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, नील नदी के डेल्टाई भाग, एथेंस की यात्राएं की। नील नदी के डेल्टाई भाग एथेंस की यात्राएं की। उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभव के आधार पर भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया। नील नदी के डेल्टा और उसके मुहानों पर स्थित पत्तनों का भी उन्हें उल्लेख किया है, बंदरगाहों का उल्लेख किया है। तो ये इसकी यात्रा का विशेष विवरण रहा है। अब इसके जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं, अब भूगोल इतिहास का इन्होंने एक मिश्रित ग्रंथ लिखा है। मतलब भूगोल, इन्होंने कहा है कि भूगोल के बिना इतिहास अधूरी है, इतिहास के बिना भूगोल अधूरी है। तो भूगोल पर और इतिहास पर एक दूसरे के प्रभाव का भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो भूगोल इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसने उसने प्रदेशों की स्थिति, विस्तार, निवासियों के लक्षण, क्रियाकलाप, वहाँ की नदियाँ, नहर, पर्वत, पठार, बस्तियाँ आदि का वर्णन और उनके मानचित्र भी बनाए। तो एक महान यात्री होने के कारण उनके चिंतन में प्रकृति प्रेम और प्रदेशों के भौगोलिक तथ्यों का विवरण है। उन्होंने अपने भ्रमण के आधार पर यूनान के बाहर के लोगों के सांस्कृतिक लक्षणों का उल्लेख किया है। उनके ग्रंथ के बारे में मेजर रेले ने लिखा है कि द ग्रेट वर्क ऑफ हेरोडोटस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एन इपोच in the progress of geography as in that of history। तो हेरोडोटस तर्क से अधिक प्रत्यक्ष अनुभव को मान्यता देते थे। तर्क से अधिक किसको मान्यता देते थे? प्रत्यक्ष अनुभव को, और अनुभव करके फिर अपने वो ग्रंथों के अंदर अपने विचारधारा को क्या करते थे? सम्मिलित करते थे। तो इनका जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है स्टीरियोग्राफी, कौन सा है? स्टीरियोग्राफी, जिसमें भूगोल और इतिहास की सम्मिलित अध्ययन मिलते हैं। तो इसको इतिहास का विशेषज्ञ माना जाता है और जिसके कारण इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब भौगोलिक योगदान जो है, इनका पहला कंट्रीब्यूशन जो पृथ्वी की आकृति संबंधी विचारों पर अध्ययन करें तो हेरोडोटस ने पृथ्वी को गोलाकार नहीं माना है। कैसा नहीं माना है? गोलाकार नहीं माना है। यह पृथ्वी को समतल थाली या प्लेट या रकाबी जैसा मानते हैं, जैसे कि, और जिस पर सूर्य पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करता है। अब इसके बाद भी इसने नील नदी पर अपने विचार दिए हैं और कहा है कि नील नदी में ग्रीष्म में आने वाली बाढ़ को सूर्य की गति का परिणाम बतला है। तो ये बात, इसके विचार आज भी मान्य हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने से बर्फ अधिक मात्रा में पिघलती है, और अधिक मात्रा में जब पिघलती है तो उसमें जल की मात्रा अधिक आती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने तापमान, वायु की गति एवं दिशा के संबंध में स्थापित किया है। तो ये विचारधारा भी इनके आज भी मान्य है। और इन्होंने ये कहा है कि तापमान और वायु की गति एवं दिशा में संबंध स्थापित है। तो तापमान से वायुदाब प्रभावित होता है और वायुदाब से वायु की गति प्रभावित होती है और उसी दिशा में संबंध स्थापित होते हैं। तो आज भी ये इनके विचार उस समय के मान्य हैं। विश्व के चारों ओर सागर होने की पुष्टि की है। तो इनके विचार
की इन्होंने दिए वो आज भी मान्य हैं। नील नदी के बारे में भी इन्होंने और विशेष लिखा है कि यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये विचारधारा इसकी गलत थी और उसका उद्गम स्थल लीबिया के पश्चिम में है। काला सागर के बारे में भी लिखा है। तो इस सागर में उसने स्वयं ने नाव संचालन किया है और यूनानी व्यापारी इस सागर से बहुत अधिक व्यापार करते थे। काला सागर सभी समुद्र से अधिक महत्वपूर्ण है, जो जिसकी लंबाई भी उन्होंने उस समय निकालने की कोशिश की है। 110 मील लंबा बताया है और 130 मील चौड़ा बताया। हेरोडोटस ने सबसे पहला भूगोल बताया जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बतलाया। कैस्पियन सागर को क्या बताया? आंतरिक सागर बताया, जो आज भी इसकी मान्यता सही है। अब इन्होंने ज्ञात विश्व का जो वर्णन किया है, तो उस समय का ज्ञात विश्व था भूमध्य सागर के आसपास का जो था, उसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है: यूरोप, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका को उस समय इन्होंने लीबिया कहा था। तो अब सबसे पहले अपन यूरोप के बारे में इन्होंने क्या विचार दिए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो यूरोप का जो आकार था उसको एशिया और अफ्रीका या लीबिया के बराबर मानता है। तो ये इनकी विचारधारा उस समय गलत थी। यूरोप महाद्वीप का ज्ञान सीमित था और उसने स्वयं ने लिखा है, यूरोप सीमित था, उसने स्वयं ने लिखा है, अपने कोटेशन लिखा है, मुझे या मुझसे परिचित किसी भी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं था कि यूरोप के उत्तरी या पूर्वी किनारे पर सागर है या नहीं है, उसका कितना विस्तार पाया जाता है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था। अब इसने ईस्टर नदी, कौन सी नदी को? ईस्टर नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना, जो उस समय की विचारधारा इसकी गलत थी। आल्प्स पर्वत की इसको जानकारी नहीं थी। सीथिया के बारे में उसे अधिक जानकारी थी, जहाँ यूनानी व्यापारी निवास करते हैं। बोरिस्थनेस ईस्टर के बाद दूसरी लंबी नदी तथा उपजाऊ मैदान था। इस प्रदेश के निवासी संपन्न थे। इस प्रदेश के निवासी कैसे थे? संपन्न थे। अब सीतिया के निवासी अनेक जातियों में विभाजित थे। सीतिया के निवासी क्या थे? अनेक जातियों में विभाजित थे। अब ये जातियां निम्न थी: अगास्थर्सी, न्यूरी, एंड्रोफागी, मलेच्छनी, गेलोनी, बुद्दीनी। इनके अलग अलग शासक थे। इसमें सबसे सभ्य अगस्थली थी, जो सोने के आभूषण पहनती थी। अब न्यूरी जाति में अपने को अद्भुत एक प्रवृत्ति थी इनकी। ये कई दिनों तक भेड़े के रूप में परिवर्तित रहते थे। अब इसी प्रकार एंड्रोफागी एक नरभक्षी थी। उनके रीति रिवाज अपरिष्कृत और जंगली थी। वो नरभक्षी मतलब नर पशुओं का क्या करते थे? अधिक शिकार करते थे। बुद्धिनी नीली आंखें, लाल बाल, इष्टपुष्ट जातियाँ थी जो घने जंगलों में रहती थी। गेलोने स्थायी रूप से कृषि कार्य में संलग्न रहते थे। हेरोडोटस ने काला सागर के आसपास की विस्तृत यात्राएं की हैं। काला सागर के दक्षिणी तट पर सामोस, कौन सी जाति? सामोस नामक यूनानी बस्ती में उसने स्वयं ने 8 वर्ष व्यतीत किए। यहाँ कई छोटी छोटी यूनानी बस्तियाँ बस गई थी। हेरोडोटस ने स्कीथिया को एक मैदानी भाग बतलाया है और उत्तर दक्षिण दिशा में कई समानांतर नदियाँ बहती थी। इस प्रदेश को इन्होंने वर्गाकार बताया, जहाँ 40 दिन यात्रा करने के बाद ही एक छोर से दूसरी छोर पर पहुँचा जा सकता है। अब इसके बाद में इन्होंने एशिया संबंधी जो जानकारी दी है, तो एशिया का बारे में भी इनको अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन एशिया को के सही आकार से छोटा प्रदर्शित किया है, जो इसकी विचारधारा गलत थी, क्योंकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है आज। उनकी एशिया संबंधी जानकारी पर्शियन साम्राज्य तक सीमित थी। कहाँ तक सीमित थी? पर्शियन। और ये पर्शियन साम्राज्य एशिया के पश्चिम में था। इरिथियन सागर मतलब उस समय, अब इसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। तो
तो ये इरिथिन सागर से काकेशस, कैस्पियन, भूमध्य सागरीय तट, काला सागर से सिंधु नदी तक विस्तृत था। इससे कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? 20 प्रांतों में, प्रशासन व कर वसूली के आधार पर। एशिया सी था वो कितने भागों में बांटा गया था? 20 प्रांतों में बांटा गया था। किसके आधार पर? प्रशासन और कर वसूली के आधार पर। अरब सागर से कैस्पियन सागर तक 4 प्रमुख जातियां निवास करती थी, जो निम्न थी: फारसी, मेडेज, सानप्रियन, किल्चिया। उसने मध्य एशिया की पर्व श्रेणियों का कोई ज्ञान नहीं था। मध्य एशिया की जो भी जयग्रोस, एलबुर्ज, आर्मेनिया की गांठ से निकलने वाली जो पहाड़ियाँ थी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दजला फरात नदियों के मार्गों तथा आर्मेनिया पहाड़ों में उनके स्रोतों की जानकारी थी। दजला फरात के बारे में उसको जानकारी थी, जो आर्मेनिया के पहाड़ से उनके स्रोत की जानकारी थी। तो दजला फरात नदी विश्व की जो प्राचीन जो सभ्यता पाई जाती है वो इसी नदी के किनारे पर पाई जाती है। तो हेरोडोटस ने राजशाही मार्ग का अच्छा विवरण दिया है। किसका? एक राजशाही मार्ग का वर्णन किया है। यह मार्ग सार्डिस नगर से सूसा को जोड़ता है। किस नगर से? सार्डिस नगर से सूसा को जोड़ता है। और इस मार्ग के ऊपर बीच बीच में शाही स्टेशन थे। क्या थे? शाही स्टेशन थे। प्रत्येक स्टेशन पर कारवां, सराएं, मतलब जो सराएं अपन जिसको धर्मशाला कहते हैं, थी। यह मार्ग लगभग 1350 स्टेडिया था। इस मार्ग की लंबाई कितनी थी? 1350 स्टेडिया थी। यह दूरी सार्डिस और सूसा की वास्तविक दूरी के निकट थी। उस समय भी उसने दूरी को बहुत अधिक प्रमाणिक रूप से नापने का क्या किया था? प्रयास किया था। तो हेरोडोटस का काफ़ी योगदान ज्योग्राफी माना जा रहा है। हेरोडोटस ने हिंद महासागर में अरब सागर की स्थिति का संकेत दक्षिणी एशिया की ओर किया, जो सही था, जो अरब की खाड़ी से सिंधु नदी के मुहाने तक विस्तृत था। भारत के लोगों को धनी और संपन्न बताया है, और ये कहा है कि भारत के जो लोग हैं वो रेत से सोना निकालते हैं। तो ये भी तर्क उनका काफ़ी सही था। भारत में एक ऐसा पौधा है जिससे ऊन या कपास निकलता है, जिसे कपड़ा बनाकर भारतवासी पहनते हैं। तो इसे सिद्ध होता है कि सर्वप्रथम जो कपास कृषि की गई है वो एशिया महाद्वीप में ही की गई है। तो हेरोडोटस के प्रमाण के आधार पर अपन इसको ये मान सकते हैं। तो भारत में मनुष्य का खून पीने वाली जातियाँ रहती थी, और जो खोपड़ियाँ क्या करती थी? एकत्रित करती थी। तो इस प्रकार एशिया के बारे में उनकी जानकारी थी। अब अफ्रीका या लीबिया, अफ्रीका या लीबिया, तो उस समय इन्होंने अफ्रीका को लीबिया कहा था। क्या कहा था? लीबिया कहा था। तो अफ्रीका को लीबिया के नाम से जाना जाता था। हेरोडोटस को अफ्रीका के बारे में बहुत अधिक मतलब अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अफ्रीका के बारे में इसको अधिक जानकारी थी। वह सीरीन आ गया, खुद स्वयं गया था। इसका ज्ञान काफ़ी सही था, लेकिन आंतरिक भाग के बारे में उसे केवल नील नदी की प्रवाह का ज्ञान था। कौन से ज्ञान था? नील नदी की प्रवाह का ज्ञान था। उसने स्वयं नील की यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है कि नदी के किनारे की ऊंचाई अधिक होने के कारण दोनों ओर बैलों की सहायता से नाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब नदी के जो किनारे थे उस खड़े ढाल के थे। अब उस नाव को किनारों पर लाने के लिए बैलों का क्या करते थे? उपयोग करते थे। नील नदी को उसने प्रारंभ में सकरा बताया है, लेकिन आगे इसकी चौड़ाई में निरंतर वृद्धि होती गई। तो प्रारंभ में तो उसको सकरी बताया है, लेकिन आगे उसमें क्या होती गई? निरंतर वृद्धि होती। उसने नील नदी की जो बस्ती थी एलिफेंटाइन, उस बस्ती तक
उसने स्वयं ने क्या किए, यात्राएं की, स्वयं ने यात्राएं की। आगे नदी में ढाल अधिक होने के कारण नाव के लिए उसको अनुपयोगी बताया। नदी के दोनों तटों पर बस्तियां बसी हुई थी। नदी के दोनों तटों पर क्या पाई जाती थी, बस्तियां पाई जाती थी। नील नदी के मुहाने पर दलदल है। नील नदी के मुहाने पर क्या पाए जाते हैं, दलदल। जब बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जल भर जाता था, इसलिए वहाँ पर दलदल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। नील नदी में बाढ़ ग्रीष्म ऋतु में 100 दिनों तक आती थी। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि ग्रीष्म ऋतु में नील नदी में बाढ़ आती है, और वो कारण क्या है कि तापमान अधिक होने के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की बर्फ पिघलती है। पिघलने से नदी के अंदर जल की आवक अधिक हो जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मिस्र के जो कृषक होते हैं स्वर की मदद से खेती करके अन्न उगाते थे। नील नदी से भी सिंचाई करते थे। वहाँ मंदिर भी थे जिनके पुजारी अपने को पवित्र मानते थे। मंदिर भी थे और उनके पुजारी अपने को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। मंदिर में प्रतिमा मूर्ति की स्थापना इस तरह की थी कि वर्ष में केवल एक दिन ही सूर्य की किरणें वहाँ पर पहुँचती। तो उस समय उन लोगों को इतना बड़ा ज्ञान था कि 365 दिन के अंदर केवल मूर्ति के ऊपर सूर्य की किरणें एक दिन ही उसके ऊपर पहुंचती थी। तो उसने अपने ये कह सकते कि वर्तमान में जो इंजीनियर हैं उनसे भी अधिक उन लोगों को उस समय ज्ञान था। वर्ष को 365 दिनों में इन्होंने विभाजित किया है, वो भी लगभग सही था। मिस्र के मंदिर और उनकी मूर्तियां पत्थर की होती थी। मिस्र के मंदिर और उनकी मूर्तियां क्या होती थी, पत्थर की होती थी। अब विशिष्ट व्यक्ति जीवित रहते हुए अपने लिए पिरामिड बना लिया करते थे। जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे वो जीवित रहते हुए ही अपने लिए क्या बना लेते थे, पिरामिड बना, और मृत्यु के पश्चात उनके शव को रासायनिक विधि से सुरक्षित रखते थे। तो उस समय भी इतनी रासायनिक धातु का इन लोगों को ज्ञान था जो आज भी अपने को इतना नहीं होगा। अपन इतने दिन इसको सुरक्षित नहीं रख सकते डेड बॉडी को। तो ये मानना था कि उस समय रसायन का बहुत अधिक उपयोग किया जाता था। मिस्र के पश्चिम में मरुस्थल था, ये बात सही है। उस समय मनुष्य को मरुस्थल पैदल ही पार करना पड़ता था क्योंकि परिवहन के साधनों का क्या था, अभाव था। हेरोडोटस ने अपने मानचित्र में 5 मरुस्थलों का क्या किया है, उल्लेख किया है। अब उत्तरी अफ्रीका को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बतलाया है इन्होंने। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी 2 भाग। अब पूर्वी भाग अनुपजाऊ था जहाँ पर घुमक्कड़ जाति निवास करती थी। इसी भाग में श्रीनगर था। पश्चिमी भाग पर कार्थेजवासी गूंगा व्यापार करते थे। तो गूंगे व्यापार के बारे में हेरोडोटस ने अपने शब्दों में वर्णन किया है। लीबिया में कार्थेजवासी, लीबिया एक उनका कोटेशन है कि लीबिया में कार्थेजवासी जैसे ही वहाँ पर पहुँचते थे तो वे अपने सामान को उतार कर समुद्री तट पर इस तरह एक तरीके से जमा देते थे। फिर उस स्थान पर वो क्या करते थे, धुआं कर देते थे और अपने जहाज़ों पर चले जाते थे। वहाँ पर मूल निवासी उस धुएं को देखते तो उस तट पर जाकर उस वस्तु के मूल्य के बराबर जैसे उस वस्तु का मूल्य समझते सोना रखकर कुछ दूरी पर चले जाते। फिर कार्थेजवासी उस पुनः तट पर आकर देखते, यदि सोना उसके मूल्य के बराबर होता तो वो सोना लेकर चले जाते। यदि वो उसका मूल्य कम समझते कि तो उसके बराबर नहीं है तो पुनः अपने जहाज़ पर चले जाते। फिर वो कार्थेजवासी, फिर वहाँ के मूल निवासी वहाँ पर आते, फिर उसमें और कुछ सोना रखता। तो ये इस प्रकार से क्रम चलता रहता जब तक कि वो संतुष्ट नहीं होते।
लेकिन इस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर उस समय एक गूंगा व्यापार की प्रथा पाई जाती है। तो अफ्रीका के अंदर हेरोडोटस के समय ही बहुत सारी साहसिक यात्राओं का क्या किया गया वर्णन मिलता है। तो एक बादशाह था फोरोनिको ने कुछ अपने साहसी नाविकों को अपनी मूलभूत जो सुविधाएं थी, नाव उपलब्ध करा करके, भोजन उपलब्ध करा करके, अरब की खाड़ी की चक्कर लगाकर भूमध्य सागर के मार्ग से लौटने के लिए कहा। 3 वर्ष बाद अफ्रीका का चक्कर पूरा हुआ और भूमध्य सागर से गुजरते समय प्रतिकूल जलवायु का आभास हुआ। तो अफ्रीका के चक्कर लगाने के बाद अब उन्होंने सुनाया अपने शासक को कि हमने चक्कर लगाया और भूमध्य सागर पर उस जलवायु में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। अब इसी तरह की शासक जेरजस की घटना का वर्णन है। उसने एक अपने दरबारी को कुछ अपराध के ऊपर उसको मृत्युदंड दे रखा था, लेकिन उसने ये कहा कि आप अफ्रीका की चारों ओर चक्कर लगा करके आएंगे, और उसको नाव उपलब्ध कराई दी गई। तो वह अपनी नाव लेकर के अपनी यात्रा करने लग गया। अब यात्रा करते करते उस समय नाव का क्या था कि मुँह दक्षिण की ओर हो गया, तो सागर का अंत ही नहीं है। तो चलता चलता फिर उसके बाद में अपनी नाव को वापस घुमा लेता है और भूमध्य सागर को छोड़ करके उसी क्षेत्र से वो प्रवेश करके आ जाता है। तो वो जाकर के अपने शासक को सुनाता है कि अफ्रीका के अंदर एक ऐसी बोनी जाति है, बहुत ही छोटे कद के व्यक्ति रहते हैं जो अपने शरीर को वृक्षों के पत्तों से ढकते हैं, या पाम के जो पत्ते होते हैं, पाम वृक्ष के पत्ते होते हैं, उससे अपने शरीर को ढकते हैं। तो उस शासक ने तो उसको मनगढ़ंत बात मान करके उसको बेचारे को मृत्युदंड दे दिया। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि हेरोडोटस के समय ही अफ्रीका के अंदर जो बोनी प्रजाति के जो लोग होते हैं, पिग्मी, उनकी भी खोज की गई थी। तो इस प्रकार से हेरोडोटस का ज्योग्राफी के अंदर बहुत अधिक योगदान माना जाता है। तो इतिहासकार के साथ साथ इसने भूगोल पर भी अपना काफ़ी योगदान देने का क्या किया है, प्रयास किया है। थैंक्स फ्रेंड्स।